बैंक में काम करने वाला एक मामूली सा आदमी, उसके पिता की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। अब वैसे वो आदमी बैंक में छोटी सी पोस्ट पे काम करता था, मगर उसको हैकिंग स्किल इतनी बढ़िया आती थी कि उसके बारे में आप पूछो ही मत। और जब उसके ही बैंक वाले उसे लोन देने के लिए मना कर देते हैं, तो वो आदमी अपने हैकिंग स्किल से अलग अलग बैंकों में डाका डालने लगता है। और जो उसके डाका डालने का तरीका है ना, उसको देख के बाकी सारे हैकिंग ग्रुप भी पूरी तरह से शॉक हो गए थे। अब वो आदमी कौन है, वो किस तरह से डाका डालता है और उसके साथ डाका डालने के बाद क्या क्या होता है, वो सब जानने को मिलेगा आपको इस कहानी के अंदर। कहानी की शुरुआत में हमें सुबह के समय एक छोटे से शहर में एक ईमान नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो कि रोज की तरह अपने काम को करने के लिए एक बैंक में आता है। वहाँ पर वो एज अ कैशियर काम करा करता था और उसने बहुत ज्यादा एजुकेशन भी हासिल करी हुई थी। और इतनी सारी एजुकेशन हासिल करने के बाद भी उसकी सैलरी सिर्फ 2000 येन थी, और वो उसके लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था। और ईमान भी अपने इस लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो मेहनत तो बहुत ज्यादा करता था, मगर उसके बावजूद भी आउटपुट से बहुत कम मिलता था। बैंक में ईमान की कोई इज्जत नहीं करता था। इवन ऐसे अजीबोगरीब कस्टमरों के साथ डील करते हुए ईमान का दिमाग और ज्यादा खराब होता था। आज भी एक बुढ़िया, जो कि बैंक की एक रेगुलर कस्टमर थी, हाथ में चिल्लरों की थैली लेकर ईमान की तरफ बढ़ती है और उससे नोट का चेंज मांगती है। तब ईमान उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग इस चिल्लरों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पर उसके बावजूद भी वो बुढ़िया उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। बुढ़िया की चिल्लाने की आवाज सुनकर ईमान का मैनेजर वहां आ जाता है, जो कि बुढ़िया की बात सुनने के बाद भी ईमान को ही डांटने लगता है। और बाद में ईमान का मैनेजर उस बुढ़िया को बगल वाले काउंटर पे भेज देता है, ताकि वो वहां से चेंज ले सके। इन सब चीजों ने ईमान का मूड बिल्कुल खराब कर दिया था, इसीलिए वो कॉफी ब्रेक लेते हुए अपने ही बैंक में काम करने वाली साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की हेड इंथन के पास जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो बचपन से उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन जब वो उसके पास पहुंचता है, तो इंथन की बॉस आइथन भी उस पे गुस्सा कर रही होती है, क्योंकि उनके बैंक के सर्वर पर कुछ हैकर्स ने अटैक कर दिया था और वो उनके बैंक के सर्वर से डेटा चुरा रहे थे। इंथन का मूड भी इससे बहुत ज्यादा खराब हो गया था, इसीलिए आइथन के जाते ही वो ईमान से मदद मांगती है, क्योंकि वो बचपन से जानती थी कि ईमान कंप्यूटर के मामले में कितना ज्यादा तेज है और उसे हैकिंग भी आती है। और ईमान भी इंथन की मदद करने के लिए मान जाता है, और थोड़ी ही देर में उसे बैंक के सर्वर में एक डिजिटल कर्मा नाम का एक खतरनाक वायरस मिलता है, जो कि एक हैकिंग ग्रुप के द्वारा डाला जाता था। डिजिटल कर्मा के फायरवॉल को ब्रेक करना इतना आसान तो नहीं था, मगर जैसे तैसे ईमान इस काम को कर देता है और बैंक के सर्वर से डिजिटल कर्मा को हटा देता है। और इंथन इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है और ईमान के साथ छत पे कॉफी पीने के लिए चले जाती है। इन दोनों के बातों के दौरान हमें ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ईमान कहीं ना कहीं तो इंथन को बहुत ज्यादा पसंद करता है, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई थी कि वो इंथन को प्रपोज कर सके। अब ईमान की लाइफ वैसे ही बेकार चल ही रही थी, पर आज जब वो घर जाता है तो उसे एक बेकार न्यूज सुनने को मिलती है। असल में से जो उसने सैलरी में से अपने पापा को जो रेंट के पैसे दिए हुए थे, उसमें उसके पापा ने कोई दवाइयों का बिजनेस खोला हुआ था। इसी तरह ईमान के पापा अलग अलग बिजनेस में बहुत सारे पैसे लगा चुके थे, मगर हर बार उनका हर बिजनेस फेल हो जाता था। इसीलिए ईमान को अभी भी इनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और अभी वो बाथरूम में चले जाता है। बाथरूम से बाहर आने के बाद ईमान अपने काम पे लग गया था, और तभी अचानक उसे बाहर से कुछ अजीब आवाजें आती है। और जब वो बाहर जाके देखता है तो उसके पिता जमीन पे पड़े हुए थे और उनपे कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। और डरते हुए ईमान अपने डैड को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, जहाँ पर पता चलता है ईमान के डैड को अचानक से हार्ट अटैक आ गया था, और अब उनकी जान बचाने के लिए एक सर्जरी करना जरूरी था, और जिसमें पूरे 60,000 का खर्चा आने वाला था। इस बात को सुनकर ईमान तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं। उतने में ही इंथन वहाँ आ जाती है, जिसके पास सेविंग में लगभग 30,000 पड़े हुए थे, और वो ईमान को वो पैसे देना चाहती थी, मगर ईमान उससे वो पैसे लेने से मना कर देता है, और अगले दिन अपने बॉस के पास जाके लोन की डिमांड करता है। और क्योंकि ईमान 2 साल से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही काम कर रहा था और उसकी जॉब परमानेंट नहीं थी, इसीलिए उसका बॉस उसे लोन देने से साफ इनकार कर देता है। ये बात सुनकर ईमान को बहुत ज्यादा गुस्सा तो आया था, मगर वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। शाम के समय वो परेशान होकर ईमान अपने डैड के पास बैठा हुआ था, और जब उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो अपने घर जाने लगता है। और जब वो परेशान होकर घर पहुंचता है तो पीछे से उसे कोई बेसबॉल बैट मार देता है, और आगे जब ईमान की आंख खुलती है वो एक लोकल गैंगस्टर दीवान के कब्जे में था, और दीवान और उसके साथी मिलकर ईमान को बहुत ज्यादा मारते हैं। और बाद में ईमान को पता चलता है कि असल में उसके डैड ने इनसे भी कर्जा लिया हुआ था, ताकि वो अपने मेडिसिन के बिजनेस को चालू कर सके।
और क्योंकि ईमान की फादर की हॉस्पिटल में डेथ भी हो सकती थी, इसीलिए डिमोन ईमान को अपने पास पकड़ के लाया था। और अभी के लिए वो ईमान को उसके 30,000 वापस करने के लिए सिर्फ 2 दिन का टाइम देता है। इन सब बातों ने ईमान की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी थी और अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। और अब ईमान की खराब लाइफ कुछ ज्यादा खराब हो चुकी थी। और जब अगले दिन वो अपना टूटा हुआ चेहरा लेकर अपने ऑफिस में जाता है तो सब लोग उसे देखकर मजाक बनाने लगते हैं। उतने में ही उसे दिखाई देता है एक कूल सा बंदा जिसका नाम एस है और वो उनके बैंक का एक नया एम्प्लॉय है जो कि साइबर सिक्योरिटी टीम में ही काम करने वाला था। आज ऐश का ऑफिस में फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे से ही वो इंटर्न से ज्यादा चेप हो रहा था और ये बात ईमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अब परेशान होकर अपने डेस्क में जाके काम करने लगता है। और ईमान की लाइफ में टेंशन इतनी ज्यादा थी कि उससे सही से काम भी नहीं हो रहा था। और इतने में ही उसका टेंशन बढ़ाने के लिए वही बुढ़िया बैंक में वापस आ जाती है जो कि इस बार अपना एक नया ड्रामा लेकर आई थी। उस बूढ़े के अकाउंट से बैंक वालों ने सर्विस चार्ज के नाम पे एक पैसा काट दिया था और उसी बात को लेकर बुढ़िया तिलमिला गई थी। अब वैसे तो एक पैसा किसी के लिए भी मायने नहीं रखता, मगर ईमान के दिमाग में एक बहुत खतरनाक आइडिया आता है और इस बार वो उस बुढ़िया से अच्छे से बात करके उसकी प्रॉब्लम को फिक्स करके वहां से भेज देता है। ईमान के दिमाग में अभी ये आइडिया आ रहा था कि उसके बैंक के अकाउंट में बहुत सारे लोगों ने अपना अकाउंट बनाया हुआ है और अगर सर्विस चार्ज के तौर पर सबके अकाउंट से वो एक पैसा भी काट देता है तब भी उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। और क्योंकि सारे लोग उस बुढ़िया की तरह नहीं होते तो कोई भी एक पैसा कटने पर इतना ज्यादा शक नहीं करेगा। तो ईमान बड़े आराम से दीवान का पैसा देने के बाद अपने पिता का इलाज भी करा देगा। तब ईमान अपने घर में जाने के बाद पूरी रात इसके बारे में सोचता रहता है और सुबह तक वो ऐसा प्रोग्राम बना के तैयार कर देता है जिसकी मदद से जैसे ही वो अपने बॉस को ईमेल भेजता है और उसका बॉस ईमेल पे दिए गए लिंक पे क्लिक करता है तो बैंक का सारा डेटा ईमान को शो होने लगता है। तो जिसके बाद ईमान अपना दिमाग लगा के सबके अकाउंट से एक एक पैसा काट लेता है और वो उन पैसों को किसी ऐसे अकाउंट में डाल देता है जो कि काफी सालों से बंद पड़ा होता है। अब सबसे बड़ा इशू यही था कि वो उस बंद पड़े अकाउंट से पैसे निकाले कैसे। और इतने में ही ईमान के घर के बाहर दीवान के भेजे गए गुंडे आ जाते हैं जो कि उससे पैसे लेने के लिए आए हुए थे। उनको देखने के बाद ईमान तुरंत ही अपने लैपटॉप को संभालता है और पीछे वाली खिड़की से नीचे उतर के भागने की कोशिश करता है। तब ईमान जाके एक टैक्सी में बैठ गया था और वो टैक्सी वाले को गाड़ी बहुत तेज भगाने के लिए बोलता है, मगर दीवान के आदमियों की नजर भी ईमान के ऊपर पड़ ही गई थी, इसीलिए वो अपने बाइक से उसका पीछा करना चालू कर देते हैं। तब ईमान अपने लैपटॉप निकाल के उस बंदे की फेक आईडी बनाने लगता है जिसके अकाउंट में उसने पैसे को ट्रांसफर करा था और बाद में वो बैंक वाले को मेल करके झूठ कहता है कि मैं अपने एक आदमी को 95 विड्रॉल करने के लिए भेज रहा हूँ। जिस आदमी के अकाउंट में ईमान ने पैसे डाले थे वो आदमी असल में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इसीलिए बैंक वालों को भी इस ईमेल पर शक नहीं होता। और बाद में जब ईमान अपने ही बैंक के दूसरे ब्रांच में जाके उस आदमी का नाम बताता है तो उसे 95,000 का पैकेट दे दिया जाता है जिसमें से वो 30,000 लेके सीधा दीवान के आदमियों को दे देता है जिससे कि उसकी जान बच जाती है और बाकी के 60,000 ले जाके वो अपने डैड की सर्जरी कराता है। ईमान की लाइफ अब वापस से ट्रैक पर आ गई थी, इसीलिए अगले दिन वो मजे में ऑफिस जाता है जहाँ पर आयरीन को अभी तक 1 सेंट की चोरी के बारे में पता तो चल गया था, मगर वो पुलिस में इस चीज के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर ऐसा करा जाता तो इस बैंक की बहुत ज्यादा बदनामी होती और कस्टमर्स को बैंक के साथ ट्रस्ट इश्यू होने लगते हैं। और जिसने भी ये 1 सेंट की चोरी की थी उसका सारा का सारा बोझ इंथन के सर पे आ गया था क्योंकि आयरीन ने इंथन को ऑर्डर दिया हुआ था कि वो उस आदमी के बारे में जल्दी से जल्दी पता करे। अब रात को हम ईमान के बॉस को देखते हैं जिन्हें अचानक से कुछ लोग किडनैप करके बहुत मारते हैं और बाद में उनकी एक वीडियो वायरल कर देते हैं जिनमें उनको शूट करके जान से मार देते हैं। अगले दिन इस न्यूज के वायरल होने पे ऑफिस के सारे लोग परेशान हो जाते हैं और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बॉस को किसने और क्यों मारा होगा। इवन तब तक ईमान के ब्रांच में बहुत सारे ऑफिसर भी आ गए थे ताकि सबसे पहले उनके बॉस के बारे में भी जानकारी निकाली जा सके। और आज ईमान के बॉस का कंप्यूटर भी चेक होने वाला था और इसी कारण ईमान काफी डर जाता है क्योंकि पुलिस को उसके बॉस के कंप्यूटर में ईमान के लैपटॉप की आईपी एड्रेस से भेजी हुई फाइल मिल जाती तो ईमान के 90,000 विड्रॉल करने के बारे में भी सबको पता चल जाता। ईमान को इस बात से एंजाइटी होने लगती है और तबीयत खराब होने की वजह से वो बाथरूम में जाके उल्टियां करने लगता है। ईमान बाथरूम में इन सारे चीजों को सोच कर परेशान हो रहा होता है और तभी बाहर निकलते हुए उसकी नजर साइबर सिक्योरिटी में काम करने वाले एक आदमी सामत पे पड़ती है जो कि बाथरूम में आया था और उसका पेट काफी ज्यादा खराब था, इसीलिए वो अपने फोन को जल्दबाजी में बाथरूम के बाहर ही छोड़ के बाथरूम में चले जाता है।
सामत की फिंगरप्रिंट से ईमान 4th फ्लोर पे जाने वाली लिफ्ट को एक्सेस कर सकता था, जहां आईडी कार्ड, प्रिंटिंग मशीन और सर्वर रूम भी था। और प्रिंटिंग मशीन से वो किसी के भी नाम का कार्ड बना के सर्वर रूम में घुस सकता था। और अगर वो वहां पर घुस जाता तब वो बड़े आराम से सर्वर में मौजूद मालवेयर और बॉस के कंप्यूटर से वो ईमेल डिलीट कर सकता था जो उसने भेजा हुआ था। ये बात समझते ही ईमान सामत के फोन से टेम्पर ग्लास निकालता है, जिसपे सामत के बहुत सारे फिंगरप्रिंट मौजूद थे। अभी भी ईमान को अपने कपड़े बदलने की जरूरत तो थी ही, इसीलिए वो क्लीनिंग रूम पे जाके एक सफाई कर्मचारी के कपड़े पहनता है और साफ सफाई करने के बहाने लिफ्ट पे चढ़ जाता है। और किस्मत से उस समय लिफ्ट में कोई और मौजूद नहीं था और शामत के फिंगरप्रिंट भी काम कर गए थे, जिसकी मदद से शामत आखिरकार 4th फ्लोर पे पहुंच जाता है। और वहां जाते ही वो प्रिंटिंग रूम से एस के नाम का कार्ड प्रिंट कर देता है, ताकि आगे भी इन सब चीजों के बारे में किसी को पता भी चले तब भी एस ही फंसे। अब वैसे आप तो इतने ज्यादा समझदार तो हो ही कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ईमान ने सिर्फ एस को ही क्यों टारगेट किया। और अगर आप इस बारे में समझ गए हो तो इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, और वो भी किसी फनी कमेंट के साथ। अभी के लिए ईमान एस के नाम पे सर्वर रूम पे घुसकर अपने काम पे लग जाता है। और नीचे हम बाकी ऑफिसर्स को देखते हैं जिन्हें एस के सर्वर रूम में जाने के बारे में पता लग गया था, मगर एस तो उनके सामने ही मौजूद था, इसलिए वो भी तुरंत ही सर्वर रूम की तरफ जाने लगते हैं। और उन लोगों के वहां से जाने से पहले ही ईमान अपना पूरा काम कर लेता है। साथ ही उसने सीसीटीवी फुटेज को पूरी तरह से डिलीट कर दिया था और सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट पे डाल दिया था, जिससे अब उसे वहां से निकलने के लिए पूरे 15 मिनट थे, क्योंकि 15 मिनट बाद सारे कैमरास फिर से चालू हो जाते। अब वो उसी 15 मिनट में अपने कपड़े चेंज करके और सीसीटीवी के रिबूट होने से पहले वो वॉशरूम में चला जाता है। और जहां से बाहर आते समय वो ऐसा दिखाता है जैसे कि उसका पेट खराब था, क्योंकि अब सारे सीसीटीवी पहले के जैसे चालू हो गए थे, तो ईमान के ऊपर किसी को ज्यादा शक भी नहीं होता है। और अगर कोई उसकी सीसीटीवी फुटेज को देखता भी तो उसे ऐसा ही लगता कि वो काफी समय से बाथरूम में ही था। अभी तक वहां पर जितने भी ऑफिसर आए थे उन सबका दिमाग खराब हो जाता है कि ये काम किसने और कैसे करा होगा। इसीलिए वो इंथन से किसी ऐसे बंदे के बारे में पूछते हैं जो बैंक में होगा और जिसे हैकिंग आती होगी। तब इंथन के दिमाग में एकदम से ईमान का ख्याल तो आता है, पर वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताती, क्योंकि ईमान को हैकिंग आती है इस बारे में ईमान ने सिर्फ इंथन को ही बताया हुआ था, और इंथन के अलावा कोई भी इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। और इस घटना के बाद इंथन को भी ईमान के ऊपर थोड़ा बहुत शक होना चालू हो गया था। इस बारे में वो अकेले में ईमान से बात करती है, मगर ईमान वहाँ पर उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि इन सब में उसका कोई भी हाथ नहीं है, और जो उसके फादर का भी हॉस्पिटल बिल था वो भी रिलेटिव्स ने भरा हुआ था, जिससे फिलहाल में इंथन को ईमान के ऊपर से शक होना बिल्कुल बंद हो गया था। अब शाम के समय ईमान जब ऑफिस से निकलकर हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पर जाके उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल से उसके पापा को जल्दी डिस्चार्ज मिलने वाला था, और घर जाने के बाद भी जो उनके दवाइयों में खर्चा आने वाला था वो 15,000 था। ये बात सुनने के बाद ईमान काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि अब तक उसके कमाए गए पैसे खर्च हो चुके थे और उसके पास एक चवन्नी भी नहीं बची थी। और अभी के लिए तो वो अपने बैंक से वापस से चोरी नहीं कर सकता था, क्योंकि पहला उसने मालवेयर फाइल को तो डिलीट कर दिया था, और अगर मालवेयर फाइल वहां पर होती भी तब भी वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि पुलिस वालों की नजर पहले ही उसके बैंक पर पड़ गई थी। अभी के लिए ईमान अपने बैंक के एटीएम से 5,000 रुपए निकालने के लिए जाता है। तभी उसकी नजर वहां पर बाकी बैंक के एटीएम पे भी पड़ती है, जिनको देखने के बाद ईमान काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि अब सिर्फ वो अपने बैंक में ही नहीं बल्कि बाकी बैंकों में अलग अलग ब्रांच में और अलग अलग सर्वर में अपना वायरस भेजकर बहुत सारे पैसे कमाने वाला था। और इसके लिए ईमान जो नाम यूज करता है उसका नाम था डिजिटल कर्मा, ताकि कोई बैंक वाले कंप्लेंट करे भी तो इसका सारा इंजाम डिजिटल कर्मा गैंग पर लगे, जिसके बारे में वैसे भी किसी को कुछ भी नहीं पता था। ईमान वैसे तो इस काम को करने में काफी ज्यादा डर रहा था, मगर उसके पिता की जान बचाने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता, और वो सुबह से लेकर शाम तक अकेले ही अपने लैपटॉप पे लगा रहता है। और इसी तरह 2 हफ्ते बीत जाते हैं, और इन पूरे 2 हफ्तों के दौरान ईमान ने काफी सारे बैंकों को लूटा था, और अब तक उसने अपने अकाउंट में लगभग 8 लाख रुपए जमा कर दिए थे, जिससे ईमान को एक अलग ही लेवल की खुशी मिलती है, क्योंकि उसका पूरा बचपन गरीबी में ही बीता हुआ था। और वहीं हम अब इंथन को देखते हैं, जो अभी भी सर्वर रूम में लगी हुई थी ताकि वो असली चोर के बारे में पता लगा सके। तब एस भी इंथन की मदद करने की कोशिश करता है
तब काफी समय बीत जाने के बावजूद भी इंथन को उस चोर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, जिस बात से इंथन की बॉस आयरीन को इंथन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। और अब वो गुस्से में ऐश, जो कि अभी नया आया हुआ था, इंथन को ऐश की पोस्ट पे रख देती है और ऐश को इंथन की पोस्ट पे रख देती है, जिससे इंथन को काफी ज्यादा बुरा लगा था और वो अभी आयरीन के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो चुपचाप शाम तक अपने काम में लगी रहती है। फिर शाम के समय इंथन के पास शामत आता है, जिसने डिलीट करी गई सीसीटीवी फुटेज को वापस रिकवर कर दिया था। उसने खुद तो अभी उस सीसीटीवी फाइल्स को नहीं देखा था और अभी के टाइम तो वो हार्ड ड्राइव को इंथन के पास छोड़ के चला जाता है। शामत के वहाँ से जाने के बाद जब इंथन उन फुटेज को देखती है और उनमें से एक फुटेज में ईमॉन को बाथरूम से पहले ही बाहर आते हुए देखा जा सकता था, जिसको देखने के बाद इंथन के तो एकदम होश उड़ गए थे। और वहीं हम ईमान को देखते हैं, जिसने अपने पास मौजूद पैसे से एक शानदार लग्जरी स्पोर्ट्स कार ले ली थी, जिसको लेकर उसने एक शानदार सा एक बंगला भी खरीद लिया था। और बाद में जब वो अपने घर में अपने डैड को लेकर जाता है तो उस समय तक ईमान की चाल ढाल एकदम से बदल गई थी। उसके पापा को ये सब देखकर काफी अजीब सा तो लग रहा था। इवन उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि इवान के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया, और वो अभी इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं। वो अभी बहुत ज्यादा खुश थे और रात के समय जब वो बहुत अच्छा खाना खा रहे होते हैं, उतने में ही दीवान और उसके आदमी घर में आ जाते हैं और वो उन्हें परेशान करते हुए ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तब ईमॉन उनसे शुरू में तो कुछ भी नहीं कहता, मगर ईमॉन के फादर को तो यही लग रहा था कि अभी तक उन्होंने डीमॉन के पैसे वापस नहीं किए हुए हैं, इसीलिए वो वहाँ पर आया है। तो वो उसको बोलते हैं कि वो जल्दी ही उसके पैसे वापस लौटा देंगे, जिस पे डीमॉन तो बस हंसता है, ईमॉन के मुंह को पकड़ता है और उससे इतनी जल्दी अमीर होने के बारे में पूछने लगता है। और दूसरी तरफ बैंक में इंथन ने ईमॉन को फुटेज में देखने के बाद सामत के हार्ड ड्राइव से उन फुटेज को डिलीट कर दिया था और उन फुटेज को पहले ही अपने फोन पे ट्रांसफर कर दिया था। और थोड़ी देर बाद अचानक से ऐश वहां पर आ जाता है, जिसे ये बात पता चल गई थी कि इंथन ने उस हार्ड ड्राइव से कुछ फुटेज को डिलीट कर दी है। और ऐश इस बात को पूछने की कोशिश तो करता है, मगर इंथन उसको इस बारे में कुछ नहीं बताती। और ये बात सच में काफी ज्यादा अजीब थी कि इंथन की फुटेज डिलीट करने के बारे में ऐश को कैसे पता चला। और इंथन पहले अपनी तरफ से खुद से पता करना चाहती थी क्या सच में ईमान ने ये सारी चीजें करी है या फिर उसे फंसाया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम ईमॉन को देखते हैं, जो कि डीमॉन और उसके साथियों के आने से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, मगर डीमॉन और उसके साथी ईमॉन के द्वारा मंगाए गए महंगे महंगे खाने का आनंद ले रहे थे। पहले तो ईमान डीमॉन से झूठ बोलने की कोशिश करता है कि उसने इतने सारे पैसे कैसे कमाए, पर ईमान जितना भूतिया लगता था उतना भूतिया था नहीं। उसे ईमॉन के झूठ के बारे में सब कुछ पता लग जाता है और वो उसके बाद गुस्से में हथौड़े से ईमॉन के फादर को टॉर्चर करने लगता है। फिर ना चाहते हुए भी ईमॉन को डीमॉन को सब कुछ सच सच बताना पड़ता है। वहीं हम ऐश को देखते हैं, जो कि अभी भी लगातार ऑफिस में नई टीम बनाकर उस इंसान के बारे में अभी भी लगातार पता करे जा रहा था, जिसने पैसों को चुराया था। तब इंथन भी आकर उसकी टीम को ज्वाइन कर लेती है और वो बाकी की सीसीटीवी फुटेज को रिकवर करने के लिए ऐश की मदद करना चाहती थी। और अभी तक इंथन ने किसी को भी ईमान के बारे में नहीं बताया था और ना ही तब तक वो किसी को इसके बारे में बताने वाली थी, जब तक उसे इस बात की कंफर्मेशन नहीं मिल जाती कि ईमान ने ही ये सब करा हुआ है या फिर नहीं। और दूसरी तरफ ईमॉन की बातें सुनकर डीमॉन को इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इस तरह से भी चोरी कर सकता है। तब ईमॉन डीमॉन को भरोसा दिलाने के लिए इस काम को करके दिखाता है कि किस तरह से उसने लोगों के अकाउंट से एक एक सेंड काट कर इतने सारे पैसे बना दिए थे। और ये सब करने के बाद ईमॉन ने सारे पैसों को डीमॉन के अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया था। और डीमॉन तो पहले से ही एक माफिया था और इसीलिए उसके ऊपर पुलिस वालों का जरा सा भी जोर नहीं चलता। और इतने सारे पैसों को देख के डीमॉन भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। ये सब देख के उसे अब ईमॉन के ऊपर भी भरोसा हो गया था। अब ईमॉन अपने पास्ट को याद करने लगता है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा गरीबी में रहा करता था और उसके पिता जो थोड़ा बहुत काम करते थे, पर उनके पास जो पैसे आते थे वो किसी न किसी बिजनेस पर अपने पैसे लगा के बर्बाद कर देते थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया या फिर आप प्रेजेंट की हालत देखकर आप समझ ही गए होंगे कि उन लोगों का कोई भी बिजनेस नहीं चला और हर बार उसके पिता के ऊपर भारी कर्जा चढ़ता गया।
और उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा और बार बार लगातार वो उन सेम गलतियों को रिपीट करते रहे। और प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि इमोन के फादर को इमोन की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है, तो वो बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहे होते हैं, क्योंकि बचपन में ही उन्होंने ईमान के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया होता या फिर अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करी होती तो शायद इमोन ये सारी हरकतें नहीं करता। वैसे अभी के लिए इमोन के डैड इमोन से बात सही से नहीं कर रहे होते और इमोन भी उन्हें कुछ भी समझाने के मूड में नहीं होता। वो बस कहीं ना कहीं गरीबी में जीवन काटकर बोर हो गया था और वो अब अमीरों के जैसा रहना चाहता था। तब इमोन के फादर भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद भी जानते थे कि उन्होंने इमोन की बचपन में बहुत ज्यादा गलती करी हुई थी और वो हमेशा अपनी वाइफ से भी लड़ते रहते थे, जिसका ही बुरा असर इमोन के बचपन पे पड़ा हुआ था। और इमोन की माँ एक दिन गुस्से में इमोन के फादर की हरकतें और गरीबी की वजह से उन्हें छोड़ के चले जाती है। और उस समय से अभी तक केवल इमोन ही ऐसा था जो अपनी माँ को बहुत ज्यादा मिस करता था और उसकी माँ ने अपनी तरफ से उनके लिए कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा था। खैर, अभी तक दीवान और उसके लोग उनके फैमिली ड्रामा में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे और वो इमोन और उसके फादर को एज अ नौकर ट्रीट करते हुए मजे ले रहे थे, जिससे इमोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब वो सिर्फ एक मौके की तलाश में था। जब इमोन और उसका एक साथी ऊपर वाले रूम में जाएं, तो इमोन दूसरे वाले साथी के गन को छीनकर अपने डैड को वहां से लेकर भाग जाएगा। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही डिमोन और उसका एक साथी ऊपर वाले रूम में जाता है, तो इमोन उसके दूसरे वाले साथी के गन को उठाकर डिमोन के दूसरे साथी के ऊपर तान देता है। पर डिमोन का दूसरा साथी जानता था कि इमोन कितना सीधा साधा बंदा है और जाहिर सी बात है कि सीधे साधे बंदे को गन चलानी तो बिल्कुल भी नहीं आती होगी। और सच में जब इमोन डिमोन के साथी के ऊपर गन चलाने की कोशिश करता है, तो सेफ्टी लॉक लगे होने की वजह से गन चलती ही नहीं है, जो देखकर डिमोन का साथी इमोन को लगातार पीटना चालू करता है। और उतने में ही इमोन के डैड गन को उठाते हैं और उसके सेफ्टी लॉक को हटाने के बाद वो दीवान के साथी के सर पे गन को रखकर कॉक कर देते हैं, जिससे दीवान के साथी की हालत एकदम से खराब हो गई थी। और इतने में ही डिमोन और उसका दूसरा वाला साथी भी आ गया था। वो दोनों भी ये सीन देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और अभी के लिए इमोन और उसके पिता पार्किंग की तरफ भागने लग गए थे। और रास्ते में हम इमोन के पिता के बातों से जान पाते हैं कि उन्होंने गन को मूवी से देखकर चलाना सीखा था। तब तक डिमोन और उसके आदमी भी नीचे आके इमोन और उसके पिता का पीछा करना चालू कर दिया था। मगर जैसे तैसे इमोन और उसके पापा अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार में बैठ जाते हैं और वहां से वो अपनी गाड़ी को भगाकर बचकर सीधा मेन रोड पर आ जाते हैं। अब वैसे तो डिमोन ने अभी भी हार नहीं मानी थी, तो डिमोन अपने साथियों के साथ उनका पीछा करने लगता है। तब इमान अपनी गाड़ी को एक अनजान सी गली में लेके जाता है और किस्मत खराब होने की वजह से उसकी गाड़ी का भी पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है और डिमोन और उसके साथी भी जल्दी उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जिससे कि तुरंत ही ईमान और उसके डैड वहां से पैदल भागने की कोशिश करते हैं। और इस बारे में तो आपको पता ही है कि ईमान की डैड की अभी अभी हार्ट सर्जरी हुई थी, इसीलिए थोड़ा दूर भागते ही उनके सीने में दर्द होना चालू हो जाता है। तभी पीछे से डिमोन और उसके साथी भी गोली बरसाना चालू कर दिए थे, बट लकीली वो गोली इमोन या फिर उसके डैड को बिल्कुल भी नहीं लगती। और अब इमोन को भी वहाँ से अकेले ही भागना पड़ता है और डिमोन और उसके साथी मिलकर इमोन के डैड को वहाँ बंदी बना देते हैं, जिसके साथ ही अब सीन वहां से इंथन पे आता है, जो कि रात में भी सीसीटीवी कैमरा को रिकवर करने में लगी हुई थी, जिनमें से जैसे तैसे वो कुछ फुटेज को रिकवर कर लेती है और उन फुटेज में इमोन के चेहरे को साफ साफ देखा जा सकता था। और इस बात का मतलब साफ था कि इमोन ने जैसा पहले बताया था कि जितना भी कांड हुआ उस समय वो बाथरूम में था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तब ये फुटेज देखने के बाद इंथन का तो वैसे दिमाग खराब हो गया था, पर अभी भी उसे डाउट था कि बेशक से इमोन सर्वर रूम में गया था, पर उसने पैसे तो नहीं चुराए होंगे। जिसके साथ ही सीन वहां पर पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि एक समय इमोन टेलीफोन बूथ के सामने अपनी माँ को लगातार कॉल करने की कोशिश कर रहा था और कॉल मशीन में उसका सिक्का अटक जाता है। और उस समय पर छोटी इंथन भी उस जगह से गुजर रही थी और उसकी ये सिचुएशन देखते हुए वो इमोन के पास आती है और उसे एक कार्ड देती है और उसे बोलती है आगे से उसे कॉल करने के लिए एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। और उस समय वो कार्ड की मदद से अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश तो करता है, पर उसकी माँ वैसे ही उनसे सारे रिश्ते नाते खत्म करके चले गई थी और वो इमोन का फोन तो बिल्कुल नहीं उठाने वाली थी। और कहीं ना कहीं जैसी हालत ईमान की थी कि उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती थी, इंथन के साथ भी ऐसे ही कुछ ना कुछ सिनेरियो था।
और प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं इंथन सुबह उठ के इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रही होती है और तभी उसके पास उसकी माँ का मैसेज आता है जो कि उसे फेस्टिवल में घर आने से मना कर देती है और अगले ही पल उन्होंने उससे बहुत सारे पैसों की डिमांड कर दी थी। इंथन के पास उनको पैसे देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उन्हें पैसे देने के बाद अपने ही घर में बैठी रहती है। तभी इमोन उसे अचानक से कॉल करके किसी ब्रिज के नीचे बुलाता है जहां इमोन पिछली रात से डिमोन और उसके साथियों से बचकर छुपा हुआ था। तब इंथन भी उसे वहां से लेकर अपने घर आती है, मगर उस समय इमोन उसे अपनी सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं बताता और वो उसे ये भी नहीं बता रहा था कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ। और वो बस अभी के लिए इंथन के साथ इंथन के घर जाता है। वहां पर जाने के बाद वो नहाता धोता है और वहां पर से वापस बाहर जाने लगता है। वैसे तो उस समय इंथन ईमान से सब कुछ जानने की कोशिश तो कर रही थी, मगर ईमान उसे कुछ बताने के लिए तो तैयार ही नहीं होता। वहीं शहर में हम डिमोन के अड्डे में ईमान के फादर को बंधा हुआ देखते हैं और वहीं पे पास पे एक और बूढ़ा इंसान बंधा हुआ देखते हैं, जिसको देखने के बाद दीवान पहले तो उस बूढ़े इंसान की तरफ जाता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारने पीटने लगता है। उसी दौरान हम दीवान की बातों से जान पाते हैं कि असल में वो बूढ़ा इंसान दीवान का ही पिता था, जो कि बचपन में उसकी माँ को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करा करता था और इसीलिए दीवान उसे अभी बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था ताकि उसके बूढ़े पिता को उसकी गलती का एहसास हो सके। अब ये सीन देख के तो इमोन के पिता काफी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि जो इंसान अपने ही पिता के साथ इतना बुरा सलूक कर सकता था वो दूसरे के पिता के साथ तो क्या ही करता। अब इमोन के पिता को देखते ही डिमोन उसे भी हथौड़े से टॉर्चर करना चालू कर देता है और उसकी एक वीडियो बना के इमोन को भेजता है और इमोन इस वीडियो को देखने के बाद काफी ज्यादा डर गया था। अब वो बस यही चाहता था कि वो अपने पिता को डिमोन के कब्जे से जल्दी छुड़ा दे, इसीलिए वो बिना इंथन को बताए उसके घर से चुपचाप से चला जाता है। और इसी दौरान हम इंथन को देखते हैं जिसे एस का कॉल आया हुआ था, जिसने बहुत सारे फुटेजेस को रिकवर कर लिया था। ये बात सुनते ही तुरंत ही इंथन एस के पास चली गई थी। उस समय एस एरिन के पास झूठ बोल देता है कि डेटा में से सारे की सारे सीसीटीवी फुटेज पूरी तरीके से डिलीट हो गई है और उनको रिस्टोर नहीं करा जा सकता। पर एस ने तो इंथन को इस बारे में पहले ही बता दिया था कि उसने फुटेजेस को रिकवर कर लिया था। बाहर जाने के बाद हम एस की बातों से जान पाते हैं कि असल में वो समझ गया था कि किसी वजह से इंथन इन फुटेज को आयरीन के सामने नहीं लाना चाहती थी, इसीलिए एस ने भी आयरीन से झूठ बोला था और अभी के समय वो इंथन से सारी सच्चाई वर्ड टू वर्ड सुनना चाहता था और तब इंथन भी उसे सारी सच्चाई बता देती है। वहीं ईमान को सारी चीजें समझ में आ गई थी कि वो अकेले ही इस प्रॉब्लम को डील नहीं कर सकता था, इसीलिए वो अभी उस टैक्सी ड्राइवर को कांटेक्ट करता है जिसने पहली बार उसे उस बैंक के सामने छोड़ा था। और उस समय ईमोन ने डिमोन के साथियों से अपना पीछा छुड़वाया था। असल में वो टैक्सी ड्राइवर उस एरिया के कुछ लोकल गुंडों को जानता था और वो ये चाहता था कि वो टैक्सी ड्राइवर उन गुंडों के साथ उसकी मदद करे ताकि इमोन डिमोन के कब्जे से अपने पिता को छुड़वा सके। और जब तक टैक्सी ड्राइवर को डिमोन के नाम के बारे में नहीं पता था, तब तक वो इमोन की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और जैसे ही उसको डिमोन के बारे में पता चलता है, तब वो इमोन को ही पीटने लगता है और उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है। मगर इमोन ने भी अपना मन बना ही लिया था कि वो इस आदमी से मदद लेकर ही रहेगा और अभी के लिए वो उस टैक्सी ड्राइवर का पीछा करना चालू कर देता है और उसी आदमी के सामने चले जाता है। इतना सब करने के बाद वो टैक्सी ड्राइवर इमोन की मदद करने के लिए मान तो जाता है, पर वो उससे कुछ डाउन पेमेंट की डिमांड करता है, क्योंकि वो ऐसे ही फ्री में तो ईमान की मदद करने नहीं वाला था। और अभी के लिए वैसे भी ईमान के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, तो वो उस टैक्सी ड्राइवर के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करता है। और उस दौरान हम उस टैक्सी ड्राइवर की बातों से जान पाते हैं कि वो काम करता है इबुजारा के लिए और इबुजारा एक क्रिमिनल वर्ल्ड का एक जाना माना नाम थी और वो डिमोन से भी एक बहुत बड़ी गैंगस्टर थी। और वो इबुजारा के आदमियों के थ्रू ही टैक्सी ड्राइवर डिमोन की कैद से उसके डैड को छुड़ा के लेके आने वाला था। और वहां से ही हम शहर के एक कोने में इबुजारा को देख पाते हैं, जिसे एक लड़की के बारे में पता चला था जिसके साथ एक आदमी होटल के रूम में बहुत गलत करने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की अभी 5 या 6 साल की होगी। और ये सब जानने के बाद इबुजारा को अपनी बचपन की याद आ गई थी, क्योंकि उसका बचपन भी बहुत ज्यादा हेट्रोमैटिक था। इसीलिए इबुजारा भी उस लड़की के लिए प्रोटेक्टर बनने का डिसाइड करती है और बाद में वो अपने हैंड्समैन के थ्रू उस लड़के की जान ले लेती है और बाद में वो उस लड़की को लेकर अपने साथ अपने अड्डे में आ जाती है। और वहीं हम दीवान के अड्डे में दीवान को देख पाते हैं, जो कि अपने आदमियों के ऊपर इस वजह से गुस्सा कर रहा था क्योंकि अब तक वो लोग ईमान को नहीं पकड़ पाए थे। पिछली बार भी ईमान उनके हाथों से बचकर भाग गया था। और इसी दौरान हम इमोन के फादर की भी हालत देख पाते हैं।
इनके मुंह में हथौड़े को डालकर दिमोन ने एक दांत को बाहर निकाल दिया था और इसीलिए इमोन के फादर के मुंह से इतना ज्यादा खून निकल रहा था। कहीं ना कहीं तो वो जीने की होप पूरी तरह से खो चुके थे और इतने में ही उनको अपने कानों में इमोन के बचपन की आवाजें आने लगती है जो कि उन्हें जीने की थोड़ी सी उम्मीद देती है और अब उन्हें लगने लगता है कि इमोन जल्दी ही वहां आके उन्हें बचा लेगा। इमोन खुद भी इस काम में लगा तो हुआ था और उस टैक्सी ड्राइवर ने उसे इबुजारा से मिलवा भी दिया था। इमोन वहां पर इबुजारा को ऑफर करता है कि इबुजारा उससे जितने पैसे मांगेगी वो इबुजारा को उतने ही पैसे देगा, बस बदले में वो दीवान की कैद से उसके फादर को फ्री करा दे। पहले तो इबुजारा को इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा होता कि इमोन उसे कितना भी पैसा दे सकता है और उस दौरान इमोन अपने लैपटॉप की मदद से इबुजारा के अकाउंट में काफी सारे पैसे ट्रांसफर करके दिखाता है और उसके बावजूद भी इबुजारा उसे मना कर देती है। वो दीवान से पंगा नहीं लेना चाहती। इस बात ने तो इमोन का पूरी तरह से मन ही तोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद वो वापस से उसी टैक्सी ड्राइवर के पास जाता है और इस बार वो उसे पहले से भी ज्यादा अमाउंट देने का वादा करता है, जिसके बदले में वो उससे बस यही मांग रहा था कि कम से कम वो तो उसके साथ चल के दीवान के कब्जे से उसके फादर को फ्री करवाए। शुरुआत में तो उस टैक्सी ड्राइवर ने भी इस काम को करने से मना कर दिया था और फाइनली वो इस चीज के लिए मान जाता है और रात में ही इमोन और वो टैक्सी ड्राइवर अपने हाथ में बंदूक लेकर डिमोन के अड्डे में पहुंच जाते हैं। उस समय पर डिमोन का अड्डा पूरी तरीके से खाली था। इस बात को मौका मानते हुए वो दोनों के दोनों फटाक से बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं और जल्दी ही इमोन के फादर के पास पहुंच जाते हैं और मगर वो वहां से निकल ही पाते और उतने में ही डिमोन और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं और इमोन और टैक्सी ड्राइवर को गन पॉइंट पे ले लेते हैं और वो लोग इमोन को मार पाते और उसी दौरान दो हेंचमैन अपनी बंदूकें लेके उस कमरे के अंदर आ जाते हैं और अंधाधुंध गोली दीवान और उसके साथियों के ऊपर चलाने लगते हैं। ये लोग असल में इबुजारा के लोग थे। इनके बारे में इमोन को तो जरा भी आइडिया नहीं था। वो अभी के लिए तो अपने डैड को और टैक्सी ड्राइवर को लेकर वहां से भागने लगता है क्योंकि इन गोलियों के बीच में बाकी लोगों का ध्यान इनके ऊपर नहीं जा रहा था। मगर इमोन की किस्मत में भी आज बुरी तरह से लगने वाले थे क्योंकि डिमोन अभी उन लोगों के पीछे आ गया था और इस बार दीवान इतने ज्यादा गुस्से में था कि वो इमोन को डायरेक्ट शूट कर देता और अचानक से एक गोली की आवाज आती है और किस्मत अच्छी होने की वजह से ये गोली इमोन की नहीं डिमोन के सर पे लगी थी और ये गोली चलाने वाली औरत और कोई नहीं बल्कि इबुजारा थी जो कि इस जगह पर अपने साथियों के साथ आई थी ताकि वो यहाँ से इमोन के डैड को किडनैप करके अपने साथ लेके जा सके। और जाहिर सी बात है वो सब इसलिए ऐसा करना चाहती थी क्योंकि उसने इमोन की स्किल को अपने ही गाड़ी में देख लिया था और अब वो चाहती थी कि वो डिमोन की जगह पर अब खुद आ जाए और इमोन के फादर के बदले इमोन से अंधा पैसा लपेटती रहे। अभी तो इमोन के लिए आसमान से गिरकर खजूर में अटकने वाला सीन हो गया था। इसी के चलते वो और ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बहुत जोर जोर से रोते हुए उल्टियां करने लगता है और टैक्सी ड्राइवर भी इस बात को समझ रहा था कि इमोन जितना बुरा और टफ शुरुआत में दिखाई दे रहा था उतना बुरा और टफ वो नहीं है। इसीलिए वो इमोन को जाके संभालता है और जैसे तैसे वो अभी के लिए इमोन और उसके फादर को वहां से लेकर चले जाता है। मगर इबुजारा और उसके लोग इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाले तो नहीं थे। उन लोगों की परमिशन की वजह से ही वो लोग वहां से गए थे और आगे जाकर इबुजारा इमोन के ऊपर नजर रखने वाली थी ताकि वो इमोन से लगातार पैसे लपेटती रहे। जिसके साथ ही अब सीन वहां पर से एक बार पास्ट में जाता है और जहां पर हम देख पाते हैं कि इमोन बचपन से ही कंप्यूटर लैंग्वेज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था और इंथन इस बात से काफी ज्यादा प्राउड करा करती थी। बट प्रेजेंट टाइम में इमोन का इतना ज्यादा टेक्निकली एडवांस होना इंथन के लिए बुरे सपने जैसा साबित हुआ था क्योंकि इमोन की कुछ छोटी सी खड़बड़ों की वजह से ही इंथन को अपनी पोस्ट से हटा दिया गया था और साथ ही उसे एस के साथ इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी जितनी उसने आज तक नहीं करी हुई थी। अभी के लिए जब इंथन की आँख खुलती है तो वो एस की ही अपार्टमेंट में थी जहाँ पर एस उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। पिछली रात इंथन एस के घर पर उन सीसीटीवी फुटेज को देखने के लिए आई थी और रात को इतनी सारी फुटेजेस देखकर इंथन थक कर वहीं पर सो गई थी और अभी उठकर जब वो एस से बात करती है और उस दौरान अचानक ही उन दोनों की नजर टीवी पे चल रहे न्यूज पे पड़ती है और उस न्यूज में दीवान के अड्डे में शूट आउट के बारे में बताया जा रहा था। ये बात सच में बहुत ज्यादा शॉकिंग थी क्योंकि दीवान से सब लोग बहुत ज्यादा डरा करते थे। इस न्यूज को देखने के बाद इंथन और एस जितना ज्यादा शॉक हुए थे और दूसरी तरफ इमोन की असल में ही उतनी ज्यादा फटी पड़ी थी
क्योंकि वो जानता था उसी की वजह से एक बहुत बड़ा पंगा शुरू हो गया था, और अगर वो यहाँ से भी अपना पैर पीछे हटाने की कोशिश करता है तब भी वो यहाँ से इतना बुरा फंसेगा कि उसकी 7 पुश्तों की वाट लग जाएगी। अब ये सब तो असल में एक शुरुआत थी, क्योंकि ईमान की गेट पर अचानक से एक इबुजारा का एंचमैन आ गया था, और उस एंचमैन को असल में इबुजारा ने ही भेजा था क्योंकि वो ईमान को अपने पास बुलाना चाहती थी। तब ईमान को भी समझ में नहीं आता कि उसे अभी के लिए क्या करना चाहिए, और आप लोगों को भी इस बारे में इस सीरीज के अगले पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि ये सीरीज सच में काफी बड़ी है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको मैं 2 पार्ट में कवर करूँ। उसकी वीडियो मैं वैसे तो जल्दी ही बना के अपलोड कर दूंगा, और उसके लिए भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप सच में भी उस वीडियो को देखना भी चाहते हो या फिर नहीं। तो मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में, जिसमें ईमान के बारे में आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, और साथ ही आपको ऐसी ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा जिसको आपने इस सीरीज के दौरान तो नोटिस नहीं करी होगी। वो चीज असल में दिमाग खराब कर देने वाली है। तो उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, और मैं और ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियो लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।